Hello students, this is Neha. Today I am going to teach you History's Lesson 1 Two Big States. आज मैं आपको दो बड़े राज्य और उनके राजा के बारे में बताने वाली हूँ. हाउ दे बिकम सो सक्सेसफुल, उन्होंने कैसे सरवाइव किया, कैसे फाइट्स लड़ी अपने लाइफ टाइम में. फर्स्ट वन इज़ Raja Harshvardhan and the second one is Pulkeshi II. Okay, we'll start the lesson. King Harshvardhan was born in 606 CE after the death of his father Prabhakar Vardhan. जैसे यहाँ पर कहा गया है कि हर्षवर्धन का जन्म उनके पिता की मृत्यु के बाद में हुआ था. हर्षवर्धन elder brother Rajyavardhan escapes the throne of Tadeshwar. की डेथ के बाद में ताड़ेश्वर का राज्य संभाला गया. However, Rajyavardhan was king by the king of God Sanraksh. Their sister Rajyashri was imprisoned by the king of मालवा देवगुप्त. और उसी के बाद में जो राज्यवर्धन थे उन्हें गौड़ राज्य के शशांक राजा थे, उन्होंने मार दिया था और उनकी जो बहन थी राज्यश्री उसे जेल में डाल दिया था मालवा के राजा देवगुप्त ने. अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस एज एडवाइज्ड बाय द एल्डर्स लीडर्स ऑफ द किंगडम, हर्षवर्धन शोल्डर्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ तारेश्वर. ओके, और इतना सब होने के बाद में हर्षवर्धन को वहाँ के जो मिनिस्टर्स थे, कहाँ के, ताड़ेश्वर के, उनके राज्य के, उन्होंने कहा कि नाउ यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट. और हर्षवर्धन को उनके राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ी. कहाँ की? ताड़ेश्वर की. ओके, जो आज के समय में कहाँ पर आता है? पंजाब और हरियाणा में. Immediately after scaling the throne, he decided to free his imprisoned sister Rajshri. और उसी समय उन्होंने जैसे ही राज्य संभाला तो सबसे पहले उन्होंने क्या डिसाइड करा कि मैं अपनी बहन को, जिसे जेल में बंद करके रखा हुआ है, किसने रखा था? मालवा के राजा ने, देवगुप्त ने, उससे रिलीज़ कराऊंगा. In meanwhile, she has escaped from the clutches of Devgupt and run away into the Vindhya forest. और ये सब डिसाइड करते हुए इसके लिए तैयार जेल से भाग निकली और कहाँ चली गई? विंध्या फॉरेस्ट में. He went in search for his sister and with the help of the people living in the forest and a Buddhist Hemite दिवाकर मित्रा, ही स्टॉप्ड हर फ्रॉम कमिटिंग सती. और जब राजा हर्षवर्धन को पता पड़ता है कि उनकी सिस्टर जो है वो जेल से भाग चुकी है और एक जंगल में जाकर रह रही है, बुद्धिस्ट हेमाइट में, मतलब जहाँ पर बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, तो वो वहाँ तक पहुँचते हैं. और वहाँ पर क्या हो रहा होता है? जो उनकी सिस्टर है राजश्री, वो सती होने जा रही होती है. सती का मतलब होता है जब किसी पहले के समय में ये प्रथा चलती थी कि जब कोई भी लेडी का हस्बैंड मर जाता था तो वो लेडी भी सती हो जाती थी, मतलब वो भी मर जाती थी. तो जो दिवाकर मित्र थे उन्होंने राजश्री को ऐसा करने से रोका था. और उसी के बाद में सिंस राजश्री किंगडम कन्नौज इन उत्तर प्रदेश was without any king at that time, Harshvardhan became its ruler and later he defeated Devgupt, the king of Malwa. और उसी बीच में जब वहाँ पर हर्षवर्धन पहुँचते हैं, और क्योंकि राजश्री जो कि कहाँ से बिलोंग करती थी? उत्तर प्रदेश के कन्नौज ज़िले से, वहाँ पर हर्षवर्धन पहुँचते हैं और वहाँ का राज्यपाट वो संभालते हैं. और उसके बाद में वो मालवा के राजा देवगुप्त, जिन्होंने राजश्री को अपने प्रिजन में रखा था, अपने बंदी बना के रखा था, उन्हें हरा देते हैं. As part of his preparation to launch an attack
on Shashank, the god men with the help of a large army. और फिर उसके बाद में वो डिसाइड करते हैं कि वो अब किसके साथ में किस पर अटैक करने वाले थे। गॉड के किंग जो थे शशांक, जिन्होंने उनके भाई को मारा था, तो उन्होंने किसके साथ में अपना अलायंस बनाया, कामरूप असम के जो राजा थे उनके साथ मिलकर एक अलायंस बनाया, जिससे कि उन्होंने शशांक के ऊपर शशांक के साथ में फ़ाइट करी और उन्हें डिफ़ीट करा। और उनका किंगडम था वो भी अब किसके अंडर आने लग गया, राजा हर्षवर्धन के अंदर। ही ऑल्सो कॉन्कर मालवा एंड सौराष्ट्र एंड बट वॉज अनसक्सेसफुल इन डिफीटिंग पुलकेशी। और उसके बाद में वो मालवा और सौराष्ट्र को भी अपने किंगडम में लेना चाहते थे, बट पुलकेशी जो थे, पुलकेशी टू, वो बहुत ही पावरफुल किंग थे, तो इस वजह से वो हर्षवर्धन वहाँ पर हार गए और यहाँ पर पुलकेशी टू जीत गए। किंग ऑफ द चाणक्य डेंसिटी ऑफ साउथ इंडिया आफ्टर 7 सक्सेसिव विक्ट्रीज ईयर्स, तानेश्वर emerged एज अ लार्ज किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। अब यहाँ पर जो कि हर्षवर्धन थे, उनके अंडर में नॉर्थ इंडिया का जो नॉर्थ एरिया है, नॉर्थ साइड है, वो पूरा हर्षवर्धन के अंदर आने लग गया और उनका बहुत बड़ा राज्य हो गया। और उसी के साथ में पुलकेशी टू जो है, जो कि चाणक्य डेंसिटी को बिलोंग करते हैं इन द साउथ पार्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने भी काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ के अपने राज्य को बढ़ाना चाहा। नाउ हियर्स गिवन एस अ क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि वॉज इट राइट एंड हर्षवर्धन्स पार्ट टू डिफीट दो स्टेट्स। क्या ये ला लिया, तो इज़ दिस राइट वे? यू कैन थिंक ऑन इट। नाउ हर्षवर्धन्स रीक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हर्षवर्धन अपने राज्य को और उसे कैसे चलाते थे, उसमें वो कैसे हर राज्य के हर हिस्से में जा जाकर वहाँ पर देखते थे कि उनके राज्य में हर चीज़ बराबर होती है कि नहीं, ये हम पढ़ेंगे। Harshvardhan personally supervised the administration of his state by traveling extensive to different part of his empire। जैसे मैंने आपको कहा कि हर्षवर्धन खुद पर्सनली अपने स्टेट के हर राज्य में, हर जगह पर, हर डिफरेंट पार्ट्स में जाया करते थे और वहाँ पर जाकर पर्सनली देखते थे कि उनके स्टेट में हर चीज़ प्रॉपरली चल रही है या नहीं। He divided his daily routine into 3 parts। 3 हिस्सों में अपने डेली रूटीन को उन्होंने बांट रखा था। कैसे? द फर्स्ट was for administration purpose, while the other 2 parts were devoted to public welfare and religious activity। दिन के पहले हिस्से को उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, मतलब राज्य के कार्यकाल के लिए, राज्य कैसे चलाना है, राज्य में क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए उन्होंने दिया हुआ था। जो और दूसरा जो भाग था अपने दिन का, दूसरा जो समय था, उस समय वो लोगों की मदद करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए वो रखते थे। और जो तीसरा भाग हुआ करता था, उस समय वो अपनी रिलीजियस एक्टिविटी, पूजा और ये सब किया करते थे। ही वॉज सो डिलाइटेड टू कैरिंग आउट हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट एट टाइम्स ही इवन फॉरगॉट टू हैव हिज मील। और वो हो चुके थे कि वो कभी कभी खाना भी भूल जाया करते थे। हैंड राइटिंग ऑफ हर्षवर्धन। यहाँ पर देखिए आप, इस ब्लॉक के अंदर हर्षवर्धन की हैंड राइटिंग बताई गई है। थिंग्स टू नो, हमें पता होना चाहिए कि उस समय हर्षवर्धन अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाते थे और क्या क्या हुआ करता था। टू हेल्प हिम इन द एडमिनिस्ट्रेशन, हर्षवर्धन हैड कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी परितार द्वारपाल, सांविधिकर फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन, राजदूत एम्बेसडर, पैराया राज मंत्री एंड महादंड नायकम चीफ जस्टिस एंड अक्षर पातिकम रजिस्ट्रार। जैसे आप लोगों ने
मूवीज़ में देखा होगा आप, वहाँ पर कैसे जो बड़ी बड़ी मूवीज़ होती है, जो हिस्टोरिकल मूवीज़ होती है उसके अंदर द्वारपाल होते हैं, मंत्री होते हैं, उसी तरह हर्षवर्धन जो थे उनके राज्य में भी ये सारे मिनिस्टर्स हुआ करते थे जो कि उन्हें गाइड करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए। थिंक नाउ अगेन यू हैव टू थिंक, आपको फिर सोचना है। द नेम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, तालुका एंड करंटली। आप जैसे हमारे यहाँ पे इस समय करंटली कौन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हैंडल करता है, कौन डिस्ट्रिक्ट तालुका को संभालता है आपके यहाँ पे, सो ये सब चीज़ें आप रिसर्च कर सकते हो। इम्प्रिंट्स लेफ्ट बाय हर्षवर्धन। इम्प्रिंट्स का मतलब यहाँ पर है कि हर्षवर्धन जब राज्य संभालते थे तो उनके द्वारा क्या क्या चीज़ें करते थे, है ना। सो हर्षवर्धन बिल्ड मैनी रेस्ट हाउस, वेल्स, स्टेप वेल्स, लेक्स, मंथ्स एंड विरान्स एंड ऑल्सो प्रोहिबिटेड एनिमल स्लॉटर। हर्षवर्धन ने उनके राज्य के समय में बहुत सारे घर बनवाए थे, कुएं बनवाए थे, तरह तरह की चीज़ें बनवाई थी लोगों की मदद के लिए। और उनके राज्य के समय में उन्होंने जानवरों पे अत्याचार करना या जानवरों को लोग मारते थे, उन्हें खाते थे, वो सब बंद करवा दिया था। एवरी ईयर ही ऑर्गेनाइज अ बुद्धिस्ट रिलीजियस मीट एंड every 5 years he would organize a huge religious convent at प्रयाग। और हर साल वो एक बुद्धिस्ट रिलीजियस मीट, जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क मतलब बुद्धिस्ट जो संत होते हैं वो इकट्ठे हुआ करते थे और लोगों को उस समय जो लोगों को अच्छी बातें सिखाया करते थे, ऐसी मीट रखा करते, ऐसी एक गेट टुगेदर रखा करते थे। और हर 5 साल में वो एक बड़ा रिलीजियस जो धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करे, ऐसा बड़ा फेयर ऑर्गेनाइज करते थे। देयर ही वुड डोनेट generous till his entire treasury was empire and would even give away the ornaments he would be wearing at that time। और उस समय वो इतना डोनेशन दिया करते थे कि उनके जितने भी खजाने हैं वो खाली कर दिया करते थे। इवन दो वो जो उस समय ऑर्नामेंट्स पहना करते थे वो भी उतार कर दे दिया करते थे। द ग्रेट संस्कृत पोएट एंड राइटर बाना भट्ट एंडोर्ड हिज कोर्ट एंड हिज फेमस वर्क हर्षचरित्र एंड राजा हर्षवर्धन के ऊपर हर्षचरित्र और कादम्बरी लिखी, जो कि आज के समय में भी इवन बहुत फेमस है। We come to know about many important aspects of King Harshvardhan Rakes from हर्षचरित्र, और हमें राजा हर्षवर्धन के बारे में इसी हर्षचरित्र के थ्रू पता पड़ता है कि राजा हर्षचरित्र कैसे थे। King Harsh himself was a writer and wrote 3 plays। और राजा हर्षवर्धन भी बहुत अच्छे राइटर थे और उन्होंने अपने समय में कुछ 3 प्लेज लिखे थे, जिसमें से फर्स्ट था नागनदार, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ओके, हियर इन द मैप यू कैन सी द एम्पायर ऑफ राजा हर्षवर्धन। जो जितना भी पिंक एरिया है इस मैप के अंदर वो किसको बिलोंग करता था? राजा हर्षवर्धन को। एम्पोरियर हर्षवर्धन्स एम्पायर। नाउ हर्षवर्धन के एम्पायर्स, उन्होंने क्या क्या बनाया था अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के लोगों के लिए। किंग हर्ष एक्सटेंडेड ऑल पॉसिबल असिस्टेंट टू आचार्य सिद्धाधर एंड मेड नालंदा इनटू अ वर्ल्ड्स फेमस यूनिवर्सिटी। अपने आचार्य के साथ मिलकर उन्होंने एक सबसे दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी बनाई, जिसको जो आज भी है, जिसे नालंदा यूनिवर्सिटी कहा जाता है। द यूनिवर्सिटी हैड एक्सेस टू द रेवेन्यू ऑफ 100 विलेज, इवन टू
them by King Harsh for its रेवेन्यू, जितना भी टैक्स आता था उनके 100 विलेजेस में से वो सारा टैक्स नालंदा यूनिवर्सिटी बनाने में लगा दिया. री ओन्ड chemist Acharya Naga Arjun, who proved that iron, arsenic and mercury ash could be used as medicine, also belonged to Nalanda University. और इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के काफ़ी बड़े बड़े लोग निकले हैं. उसमें से एक है केमिस्ट आचार्य नागा अर्जुन, जिन्होंने आयरन, एस्मिक और मर्क्यूरी की ऐश यूज़ करके मेडिसिन बनाई जाती है रिसर्च करके बताया था. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी कैसी है. नाउ यू हैव टू नो कि नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लेते थे. सो स्टूडेंट्स हैड टू क्लियर एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इनटू नालंदा यूनिवर्सिटी. सो आप सबको पता होगा कि आज भी हम कोई भी स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो हमको टेस्ट देना पड़ता है. सो वहाँ पर भी सेम प्रोसेस हुआ करती थी कि नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ेगी. फ्री एजुकेशन, लॉजिंग एंड बोर्डिंग्स वर प्रोवाइडेड इन नालंदा यूनिवर्सिटी. वहाँ पर फ्री एजुकेशन हुआ करती थी सबके लिए, रहना खाना सब चीज़ फ्री हुआ करती थी. द एक्सटेंसिव लाइब्रेरी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज नोन एज धर्मगंज. और उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है नालंदा यूनिवर्सिटी में, उसे बोला जाता था धर्मगंज. नाउ अगेन यू कैन थिंक, व्हाई वॉज फ्री एजुकेशन प्रोवाइडेड एट नालंदा. द लाइफ ऑफ द पीपल. अब उस समय राजा हर्षवर्धन के समय में लोगों की ज़िंदगी कैसे हुआ करती थी, कैसे वो जिया करते थे. इंफॉर्मेशन अबाउट द रिक ऑफ किंग हर्ष इज़ अवेलेबल फ्रॉम द राइटिंग ऑफ चाइनीज़ ट्रेवलर हुइंग संग. नाउ राजा हर्षवर्धन के ऊपर एक चाइनीज़ ट्रेवलर था जो कि इंडिया आया था, और उसने इंडिया में रह के राजा हर्षवर्धन के ऊपर रिसर्च करी और एक किताब लिखी थी, उनके टाउन्स, विलेज और उस समय कैसे लोग जीते थे. टाउन्स विलेज ऑफ द टाइम वेयर फॉरफिटेड एंड हैड ह्यूज गेटवे एट देयर एंट्रेंस. द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स while द प्रधान सिस्टम, पर्दा सिस्टम एंड द intercaste marriage was not prevalent at that time. The custom of sati child marriage and polygamy had started by then. The local diet consisted of milk and milk products, wheats, rice, fruits and vegetables. Now उस समय जब हिंग सन जो थे चाइनीज़ ट्रेवलर, जब वो रिसर्च कर रहे थे इस चीज़ पे, तो उन्होंने देखा कि उस समय पर्दा सिस्टम, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी उस समय. और वहाँ के जो लोग थे वो लोग क्या खाते थे, वहाँ पर मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स, वीट्स, राइस, फ्रूट्स और वेजिटेबल खाया करते थे वहाँ के लोग. वो वहाँ उस समय लोग अच्छे सफ़ेद कपड़े, वाइट कॉट क्लोथ्स, मैन वोर्स धोतीज एंड वुमेन वोर्स साड़ी. औरतें साड़ी पहना करती थी और मेंस धोती पहना करते थे. देयर ऑर्नामेंट्स, वो किसके ऑर्नामेंट्स पहना करते थे, रिंग्स, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स सब फ्लावर्स के बने हुए पहनते थे. और उनके कॉमन गेम्स क्या होते थे, जो कि चेस खेला करते थे वो लोग, डाइस खेला करते थे, मतलब चौपार खेला करते थे, और इस तरीके से वो अपना टाइम पास करा करते थे. Farming and animal husbandry were the main occupation of the people. Lands revenue 1/6 of the production. Internal and international trades were carried out by the Vaishyans. और उसके बाद में वहाँ के लोग फार्मिंग करा करते थे, जानवरों को संभाला करते थे, और उसी के साथ में जो उनका 1/6 रिवेन्यू है वो उनके प्रोडक्शन में यूज़ किया करते थे. उसके साथ उनका जो बिज़नेस था अब वो क्या हो गया था, वास्ट हो गया था, मतलब बहुत बढ़ गया था.
तो वो इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड मतलब विदेश से भी अपना बिजनेस करने लगे थे। जो वैश्य प्रजाति के लोग हुआ करते थे वो इस देश से उस देश अपना सामान बेचा करते थे। अ हाईवे फ्रॉम पाटलिपुत्र टू भरकुकरुच भरूच, नाव जो भरूच है हमारे यहाँ पे, उसके रूट पे जो पाटलिपुत्र है, आज भरूच जानते हैं हम, बट वो एक हाईवे कहलाया जाता था। पोर्ट वॉज बिल्ड बाय द स्टेट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, और वहाँ पर एक पोर्ट बनाया गया जहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड मतलब विदेश से जो सामान आता है और हमारे यहाँ से हम विदेश सामान भेजते हैं, तो वहाँ भरूच से ये किया जाता था। गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वर यूज फॉर कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, ornaments, statues, ivory and carved wooden piece were exported। और बिजनेस के लिए गोल्ड के और सिल्वर के जो सिक्के होते थे उनका यूज़ किया जाता था। और जैसे आप लोगों ने मूवीज़ या सीरियल्स में देखा होगा कि जो हिस्टोरिकल सीरियल्स और मूवी होती है उसमें सोने के सिक्के दिए जाते थे और इनाम में या कोई भी चीज़ खरीदते थे तब। तो उसी तरह ऑर्नामेंट्स और स्टैचू और आइवरीज जो भी स्टैचू है ऑर्नामेंट्स है उनको एक्सपोर्ट किया जाता था, विदेश भेजा जाता था। द एक्सपोर्टर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम इंडिया इंक्रीज हर प्रॉस्पेरिटीज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग हर्ष। और उस राज्य के समय में, राजा के राज्य हर्षवर्धन के समय में, ये इतना उनका बिजनेस बढ़ गया कि राज्य दिन पे दिन तरक्की करने लग गया। इंडिया हैज़ गुड बिजनेस, और इसीलिए इंडिया को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि बहुत अच्छा बिजनेस था उस समय इंडिया में। विथ रोम वर टॉलरेंटेड टूवर्ड्स अदर रिलीजन्स, और उस समय लोग हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को बहुत माना करते थे। नाउ हु इज़ हिंग सुंग? ओके, हिंग सुंग कौन थे? तो हिंग सुंग जो थे वो एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे। और वो इंडिया कब आए थे? द चाइनीज़ ट्रैवलर हिंग सुंग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्ष region and studied Buddhism at Nalanda for 5 years. Now हिंग सिंह जो थे उन्होंने 5 साल नालंदा यूनिवर्सिटी में बुद्धिज़्म की पढ़ाई करी। Now हिंग सिंह stayed in India for 15 years and visited different places. He has described the social, political and religious condition of that time. उन्होंने 15 साल इंडिया में रहकर अलग अलग राज्य में, अलग अलग सिटीज़ में जाकर वहाँ के लोगों की सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस कंडीशन देखी। इन 645 CE he returned to China via Central Asia and took with him many books। और 645 CE में जब वो चाइना रिटर्न हुए वाया सेंट्रल एशिया, वो अपने साथ में काफ़ी सारी किताबें, स्टैच्यूज, रेक्रीज लेके गए। ड्यूरिंग हिज स्टे ही अटेंडेड सिख बुद्धिस्ट रिलीजियस कॉन्वेंट एट प्रयाग। और वो जब इंडिया में रहे थे उन्होंने 6 बुद्धिस्ट रिलीजियस कॉन्वेंट्स अटेंड करे प्रयाग में, जो कि राजा हर्षवर्धन कराया करते थे। हिंग सिंह हैज नोटेड दैट, उन्होंने क्या क्या अपने साथ में नोट किया अपनी राजा हर्षवर्धन के किंगडम में 100 बुद्ध लोगों के मठ, मतलब उनके वो जहाँ पर रहा करते थे वो हैं। पीपल लिव अ सिंपल लाइफ, प्यूरिस एंड पीसफुल लाइफ बेस्ड ऑन लिविंग बाय रूल्स ऑफ गुड मॉरल कंडक्ट एंड जस्टिस। उनका ऐसा मानना था कि उस समय राजा हर्षवर्धन के लाइफ टाइम में लोग क्या करते थे, बहुत शांति से और ईमानदारी से ज़िंदगी जिया करते थे, किसी के भी साथ चीटिंग नहीं किया करते थे क्योंकि उस समय बहुत प्योरिटी का समय चल रहा था राज्य का। नाउ विल कम टू वतापी विथ राजा
पुलकेशी। अब राजा पुलकेशी कौन थे और उन्होंने वातापी पे कैसे राज्य किया। नाउ दिस इज आवर सेकेंड स्टेट। When King Harsh was ruling over his empire in North India, King Pulkeshi too was ruling in South India. अब इंडिया के दो पार्ट्स हो गए जहाँ पर साउथ में राजा पुलकेशी टू राज कर रहे थे और नॉर्थ में राजा हर्षवर्धन राज कर रहे थे। ही वॉज अर्लियर डिफीटेड हर्ष, और राजा पुलकेशी ने किसको हराया हुआ था, राजा हर्षवर्धन को। रूट टू थ्रोन, अभी उन्हें कैसे राजपाट मिला। द किंग ऑफ द चाणक्य सोलंकी डेंसिटी स्टैब्लिश अ वास्ट एम्पायर इन साउथ इंडिया विच दे रूल्ड फ्रॉम देयर कैपिटल एट वतापी, बदामी, कर्नाटका। नाउ जैसे आपको बताया गया है इसमें कि चाणक्य डेंसिटी मतलब चाणक्य नाम से जाना जाता था, जो कि आज कर्नाटक में है। पुलकेशी वन अ ग्रेट किंग ऑफ चाणक्य डेंसिटी परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ, और जो पुलकेशी वन थे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया था। हिज फ्लैग हैड द सिंबल ऑफ वरहातवर, हिज सन कीर्तिवर्मन एस्केटेड द थ्रोन आफ्टर हिम, और उनके जो बड़े सन थे कीर्तिवर्मन, उन्हें राजा का राज्यपाट संभाला गया उनके पिता के बाद में। ही वॉज सक्सीडेड बाय द ब्रदर मंगलेश हु बिल्ड द ग्रैंड विष्णु टेम्पल एट वतापी, और उनके एक भाई थे जिनका नाम था मंगलेश, उन्होंने एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया था विष्णु का, कहाँ पर, वतापी में। आफ्टर हिम द रिक्ट्रेसियस पुलकेशी टू बिकम द किंग एंड रूल्ड ओवर द एम्पायर फॉर अबाउट 30 ईयर्स, और उन दोनों के बाद में पुलकेशी टू ने राज्य को संभाला, कितने साल के लिए, 30 सालों के लिए। नाउ हु इज़ पुलकेशी? पुलकेशी वॉज अ वॉलेंट king who won many battles. His first victory was over Lat, South Gujarat, followed by his wins over Gujars, North Gujarat, and he gained control over the Vangi regions that lay between the river Krishna and Godavari. Also acquired Andhra Pradesh. Now पुलकेशी जो थे एक बहुत वायलेंट मतलब बहुत ब्रेव और कभी भी डरने वाले या कभी हारने वाले राजा नहीं थे। उनके गुर्जर्स जो थे एक तरह की प्रजाति होती है, उन लोगों के साथ में उन्होंने फाइट करके नॉर्थ गुजरात को अपने कंट्रोल में लिया, उसके बाद वांगी रीजन को अपने कंट्रोल में लिया, और साथ ही साथ कृष्णा और गोदावरी नदी से होते हुए उन्होंने आंध्र प्रदेश पे भी अपना कंट्रोल किया। He transformed the capital Vatapi into a city of magnificent and splendorous, और अपना जो राज्य था वतापी उसको उन्होंने बदल के बहुत ही बड़ा कर दिया। The armies of Harshvardhan and Pulkeshi too fought a great battle near river Narmada, in which the former was defeated. This halted Harsh expansion towards South India, and so the empire of Kannauj could not be extended beyond Narmada. और उसके बाद में राजा हर्षवर्धन और पुलकेशी टू के बीच में एक बहुत बड़ी बैटल हुई, और उसके बाद में क्या हुआ कि जो डिफीटेड थी वो बहुत सरेंडर थी, इसलिए राजा हर्षवर्धन थे वो कन्नौज के आगे बढ़ नहीं पाए वाया नर्मदा। और पुलकेशी टू वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर बट ऑल्सो अ लवर ऑफ आर्ट, और पुलकेशी टू एक बहुत बड़े वॉरियर होने के साथ में ही उन्हें आर्ट्स बहुत पसंद थी, मतलब आर्ट से बहुत लगाव था। द केव्स ऑफ वतापी एंड धारापुरी वॉज बिल्ड ड्यूरिंग हिज रीजन, और उनके समय में उन्होंने केव्स बनवाई थी जिस पर उन्होंने बड़ी बड़ी आर्ट्स पेंटिंग्स बनवाई थी। द फेमस केव व मुद्राज ऑफ अजंता, आप लोगों ने सुना होगा अजंता,
तो अजंता की जो गुफा है उसमें जो पेंटिंग्स है, जो आर्ट्स नक्काशी करी हुई है, वो राजा पुलकेशी has given a vivid account of his generals. The king of Chanakya dynasty was were follower of Hinduism. और उनके समय में जब हिंद संघ ने रिसर्च करी, ट्रैवल करा, तो उन्होंने पाया कि पुलकेशी टू एक बहुत बड़े आर्ट लवर थे और वो हिंदुज़म को फॉलो करते थे. ड्यूरिंग दिस टाइम बुद्धिज़्म वेंट इनटू डेक्लाइन विद द दिगंबर्स. और धीरे धीरे लोगों का बुद्धिज़्म की तरफ झुकाव कम होके लोग किसकी तरफ बढ़ गए? दिगंबर जैन्स की तरफ. एंड सिकेट द गेन पॉपुलरिटी. और उस समय लोग जैन दिगंबर्स की तरफ अपना झुकाव करने लग गए. Harshvardhan and Pulkeshi too was contemporary ruler. However, Harsh fought few battles as compared to Pulkeshi, who continued waging the war. और उस समय राजा हर्षवर्धन एंड पुलकेशी टू दोनों साथ साथ में अपना राज्य अपने अपने तरीके से संभालते थे. बट एज़ कम्पेयर टू पुलकेशी टू, हर्षवर्धन ने इतनी बैटल्स नहीं लड़ी थी, पर उनका राज्य काफ़ी बड़ा था. और पुलकेशी टू जो थे उन्होंने बहुत सारी बैटल्स लड़ी थी, बिकॉज ही वॉज अ टेरिफिक वॉरियर. He finally met his end in 642 CE in a conflict with a Pallava king of Kanchipuram, and the king Harshvardhan died 5 years after him. और 642 में राजा पुलकेशी टू की डेथ हो जाती है एक फाइट के बीच में, और उसी के 5 साल बाद राजा हर्षवर्धन भी मर जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड the question answer and related it. Thank you.